कल देख लें, बाद में देख लें, बाद में देख लें, अभी वो पढ़ाना है। हाँ बेटा, वॉइस क्लियर है? सर। यस। यस सर। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस। ये देखिए, ये हमने काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कर लिया। सर हमारे पास नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा बेटा? सर हेलो, हमने चेक लिख के सर वो नहीं आया सर आपके पास। एप्लीकेशन नहीं आ रहे, समझा नहीं, दोबारा बोलो। समझ नहीं आ चेक नहीं आ रहा। रहा सर, एप्लीकेशन नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल वाले क्लास में थे बेटा आप? यस सर। तो कल P इज इक्वल टू 1/3 रो सी यस स्केयर सर। कराया था। यस सर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्केयर होता है ना, होता है। यस सर। V की जगह हमने ले लिया बेटा C। तो देखो, प्रेशर तो हो गया 1/3 रो सी स्केयर, और एनर्जी होगी पर यूनिट वॉल्यूम की। वैसे हाफ एम वी स्केयर होती है ना। यूनिट वॉल्यूम के लिए मास की जगह डेंसिटी ले लेंगे, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे। तो हाफ रो सी स्केयर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? बोलो बेटा, बोलो। यस सर। आवाज अब एक की यस आई है। सर, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ रो सी स्केयर से रो सी स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे। तो P बाई ई, P प्रेशर है, E है एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, इन दोनों का रिलेशन आ जाता है। P इज इक्वल टू 2/3 E। ये बात क्लियर है? यस। यस सर। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस। सबसे पहले एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की निकालते हैं। मान लिया 1 मोल गैस का जो मास है वो कैपिटल M है। 1 मोल का, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? बोलो बेटा। अब हाँ, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अब अगर एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं? एवोगैड्रो नंबर यानी कि Na के बराबर। तो उनका टोटल मास कितना हो जाएगा? स्मॉल m इंटू कैपिटल Na हो जाएगा। बोलो। यस सर। ये आ गया टोटल मास। स्मॉल m है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का मास, Na है एवोगैड्रो नंबर यानी कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो। अब प्रेशर हमने पढ़ा हुआ है 1/3 रो सी स्केयर, पढ़ा हुआ है। बोलो बेटा। यस सर। तो यहां से रो की जगह मास अपॉन वॉल्यूम लिख देंगे। वॉल्यूम को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो पी वी बराबर 1/3 एम सी स्केयर आ गया। क्लियर? बोलिए। यस सर। और यस सर। यस सर। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल टू एन आर टी। 1 मोल गैस के लिए N1 ले लो, तो पी वी कितना हो गया? और तो पी वी की जगह आर टी रख दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया 1/3 एम सी स्केयर इज इक्वल टू आर टी। क्लियर है? बोलिए। यस सर। अब हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम सी स्केयर होती है। तो हाफ एम सी स्केयर लाने के लिए 3 को उधर ले जाओ, 3 उधर ले जाएंगे तो एम सी स्केयर आ जाएगा 3RT आ जाएगा। यस सर। अब दोनों साइड 1/2 कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा 1/2 एम सी स्केयर इज इक्वल टू 3/2 RT आ जाएगा। यस तो यस सर। 1/2 एम सी स्केयर क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी हो गई किसकी? एक मोल गैस की, क्योंकि यहाँ जो m है वो किसका मास है? एक मोल गैस का मास है। c जो है वो गैस की मॉलिक्यूल की RMS स्पीड है, और हमें पता है हाफ एम वी स्केयर होती है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ v की जगह c यूज हो रहा है, m मास ऑफ 1 मोल है, तो इसे हम लिख सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस। क्लियर है ये चीज? बोलो यस बेटा। सर। यस अभी भी कोई डाउट है दोबारा पूछ सकते हो। नो सर। अब ये हमारे पास टोटल मास था 1 मोल का। 1 मोल के अंदर तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं? अभी हमने पढ़ा ऊपर,
m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एन ए लिखा जा सकता है, रख दो इसको, m इंटू एन ए रख दिया। अब इस एन ए को वहाँ अपॉन में ले जाओ, यहाँ क्या बचा, हाफ स्मॉल m सी स्केयर। स्मॉल m एक मॉलिक्यूल का मास है, तो हाफ स्मॉल m सी स्केयर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, जो कि इसके बराबर होगी 3/2 r बाय एन ए इंटू टी के बराबर। और r बाय एन ए एक नया कांस्टेंट होता है kb, इसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी आ जाएगी, हाफ एम सी स्केयर दैट इज इक्वल टू 3/2 kbt। और kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी मैंने वैल्यू कितनी बताई है, बोलो बेटा, 1.8 × 10 की पावर 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। क्लियर, बोलो। यस सर। अभी भी किसी को डाउट है, मैं दोबारा बता देता हूँ। नो सर। तो आगे चलें, देखिए नेक्स्ट इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी के बेस पे हम टेम्परेचर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हमें पता है P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्केयर। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है ये अब आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। रो की जगह m/v, पहले की तरह v को उधर ले जाओ, PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्केयर, PV इक्वल टू RT 1 मोल गैस के लिए, तो 1/3 mc स्केयर इज इक्वल टू RT। ये तो ऊपर वाले की तरह है जैसे अब तक ऊपर किया है हमने, है ना, सेम। यस बोलो बेटा, ऊपर वाले की तरह चल रहा है ना ये, बिल्कुल। तो यहां से c स्केयर की वैल्यू आ गई 3RT/m। अब अगर r और m को हम सेम रखें, जो 1 मोल गैस है उसका मास फिक्स है, r फिक्स है, तो c स्केयर प्रोपोर्शनल टू t हो जाता है, या c प्रोपोर्शनल टू √t, या √t प्रोपोर्शनल टू c। इसका मतलब जो किसी भी गैस का टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसका जो स्क्वायर रूट है वो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। अगर मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम है तो टेम्परेचर कम होगा। अगर टेम्परेचर 0 हो तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बोलो बेटा, इस फॉर्मूले के हिसाब से बताओ मुझे। अगर टेम्परेचर 0 हो जाए, एब्सोल्यूट 0, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c? 0। इसका मतलब सारी मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाएगी। तो यहाँ से मैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर को डिफाइन कर सकता हूँ कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे सारी मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाती है। क्लियर हुई ये बात बेटा? यस यस सर। तो एब्सोल्यूट 0 की डेफिनेशन क्या है? द टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0। क्या प्रैक्टिकली अचीवेबल है ये? नो सर। प्रैक्टिकल नो सर। तो एब्सोल्यूट 0 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आपने, बोलो। यस सर। आगे चलें। यस सर। यस सर। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अच्छा, सी स्केयर प्रोपोर्शनल टू टी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगी ना। देखिए हाफ एम सी स्केयर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल है वो भी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। ये एब्सोल्यूट 0 की डेफिनेशन जो मैं बता रहा था, एब्सोल्यूट 0 of the temperature may be defined as that temperature at which the root mean square velocity of the gas molecule reduces to 0। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। नोट्स कब भेजोगे सर? नोट्स बेटा कल तक आ जाएंगे आपके पास, सारे जितने भी अब तक करा दिए ना वो सारे आ जाएंगे। ठीक है,
अब देखिए आगे। कल क्लास लगेंगे सर? कल नहीं लगेगी, मैं वैसे नोट सर मंडे ने मंडे क्या सर मंडे को स्कूल में आना है। किसने नोटिस दिया है? 30 तक नो थी। सर। 30 है ना मंडे सर को 30 तो? तक बोले थे। हाँ तो सर 30 तो 30 तक मंडे बताई को। थी कि 30 तारीख तक छुट्टी है। हाँ इसलिए तो कह रहा हूँ मंडे तो 30 की है ना। एक वन है सर। हाँ बेटा अभी तक तो यही है, बाकी पता नहीं कुछ। देखो अब आगे, मैंने आपको कल भी कहा था कि हम सर जो छुट्टी पड़ने क्या सारा है। बेटा पता नहीं अभी कुछ कुछ नहीं कह सकते। कल हमने डिस्कस किया था ना कि जो गैस लॉ है वो हम काइनेटिक थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन करेंगे, हुई थी ना ये बात? यस सर। तो अब हम वही शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बॉयल्स लॉ को हम काइनेटिक थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन करेंगे। जो चीज़ें अभी तक पढ़ी है ना वही सब यूज़ होंगी। देखो कैसे, ये फंडामेंटल गैस लॉ है जिसमें V प्रोपोर्शनल टू 1/p होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। स्टेटमेंट तो ये है, आपको पता ही है। अब इसे हम प्रूव कैसे करेंगे वो देखो। देखो ये हमने पढ़ा है अभी कि P इज इक्वल टू 1/3 m/v/c²। यहीं से स्टार्ट किया था ना। 1/3 रो c², रो की जगह मास अपॉन वॉल्यूम लिख दो। लिख सकते हैं? बोलो। यस सर। यस सर। V को इधर ले जाओ तो PV हो जाता है 1/3 mc²। अब मास जो है गैस का वो हम बदल नहीं रहे, तो m/3 भी कांस्टेंट है, तो यहां से लिखा जा सकता है PV प्रोपोर्शनल टू c²। क्लियर है यहां तक? और अभी हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि c² प्रोपोर्शनल टू t। अब देखो PV जो है वो c² के प्रोपोर्शनल है, c² जो है वो t के प्रोपोर्शनल है, तो PV भी तो t के प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। हो जाएगा या नहीं? बोलो यशवीर, मुस्कान। यस सर। यस सर। PV प्रोपोर्शनल टू t है। अगर t कांस्टेंट हो जाता है तो PV क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, जो कि बॉयल्स लॉ है। तो ये हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? काइनेटिक थ्योरी से। इसी तरह से चार्ल्स लॉ को भी कर सकते हैं। चार्ल्स लॉ में हमें दिखाना है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगेन इसी चीज़ को उठाओ, P इज इक्वल टू 1/3 m/v²। यहाँ से V को ले जाओ इधर और P को नीचे ले आओ, तो V बन जाएगा 1/3 m/p इंटू c²। अगेन m और p तो कांस्टेंट कह ही दिए, तो V प्रोपोर्शनल टू c² और c² प्रोपोर्शनल टू t, तो V प्रोपोर्शनल टू t। ये चार्ल्स लॉ है। समझ में आ रहा है बेटा? बोलो। Yes, sir. सारे यस लॉ सर। उसी काइनेटिक थ्योरी के बेस पे प्रूव Yes, होते sir. चले जा रहे हैं। गेल-ल्यूजेक लॉ या रेनॉल्ड्स लॉ भी बोलते हैं इसको। इसमें अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी में उठा लो, P इज इक्वल टू 1/3 m/v/c²। m और v दोनों कांस्टेंट, तो P प्रोपोर्शनल टू c², c² प्रोपोर्शनल टू t, तो P प्रोपोर्शनल टू t। क्लियर है? कल बोलो बेटा। यूट्यूब पे पढ़ा देना सर। अभी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। यस बोलो बेटा। आ रहा है। परफेक्ट गैस इक्वेशन, इसी को उठाओ, P इज इक्वल टू 1/3 m/v/c²। PV स्क्रीन तो नेक्स्ट दिखाई नहीं दे रही सर। नेक्स्ट स्क्रीन वही स्क्रीन है बेटा, स्क्रीन तो चेंज नहीं की मैंने। सर पेज तो रिटेन मेमोरी स्क्रीन वाला रुक गई है सर। स्क्रीन रुक गई, 1 मिनट रुको, ये नेटवर्क की दिक्कत आई होगी। यस सर। वेट,
अब विजिबल है बेटा? यस सर। यस सर। कहाँ तक हो गया Yes, था? sir. गेल-यूज़ेक लॉ हो गया था। गेल-यूसेक लॉ तक। अब देखो परफेक्ट गैस इक्वेशन, P इज इक्वल टू 1/3 m/v c² है, v को इधर ले गए, पी वी इक्वल टू m/3 c²। अब m और 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो पी वी प्रोपोर्शनल टू c² और c² प्रोपोर्शनल टू t, तो पी वी प्रोपोर्शनल टू t हो जाता है, या फिर पी वी इज इक्वल टू आर टी 1 मोल गैस के लिए। n मोल के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन भी आ गई इससे, बोलिए। यस सर। नेक्स्ट इज एवोगैड्रो लॉ। मैंने कल दो चीजें बताई थी, एक एवोगैड्रो लॉ और एक एवोगैड्रो नंबर। मुस्कान, क्या डिफरेंस है उसमें बेटा? मुस्कान, पूनम, नितिन, क्लियर है सर। नहीं मैंने तो कुछ और ही पूछा है। मैंने ये पूछा है एवोगैड्रो लॉ और एवोगैड्रो नंबर में डिफरेंस क्या है। बोलो बेटा।